बायोलॉजी का पहले बेसिक स्टार्ट करा था अपन ने। बेसिक का मतलब कि जो अपने 12th का सिलेबस है, ठीक है, इससे पहले भी एक दो चीज़ बताई थी लेकिन वो स्लाइड हट गई, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। कि बायोलॉजी के अंदर जहाँ से अपनी 11th ख़त्म होती है वहीं से 12th स्टार्ट होती है, ठीक है। और अपने 12th का सिलेबस ही जो CUT या BSc नर्सिंग का बैच चल रहा है उसमें 12th का सिलेबस ही आना है। और पहला चैप्टर अपने पास में कौन सा था बेटा? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में हाँ लैंगिक जनन। बाकी पता नहीं आपको इंग्लिश से डर लगता था, इन 2 महीनों के अंदर इंग्लिश बोलना तो सीख जाओगे, मतलब चैप्टर का नाम, यूँ नहीं कि फराटेदार बोल दो। ओके, तो पहले हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे किसे बेटा? 2 गैमेट्स का मिलना और मियोसिस होना। लैंगिक जनन किसे कहेंगे? हाँ, नर तथा मादा युग्मकों का मिलना, बस संतति का निर्माण होना, इसको बोलेंगे लैंगिक जनन। है तो प्रोडक्ट भी तो होगा बेटा, यहाँ पर अपने फ्रूट और सीड थे ना, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट और वी कैन से एम्ब्रियो, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना जिससे नई संतति का उत्पन्न होना। वो नई संतति उस पैतृक के समान होगी या अलग होगी? अलग होगी। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन की सबसे पहली बात यही है कि उसके अंदर क्या आएगा बेटा? उसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, उसके अंदर आएगा वेरिएशन। क्या आएगा? वेरिएशन, जिसको अपन बोलेंगे विविधता। वेरिएशन का मतलब मदर के भी कैरेक्टर होंगे, फादर के भी कैरेक्टर होंगे। हो सकता है कि भाई कोई बच्चा जो है वो उसकी शक्ल दादा से मिलती है। बताया था ना कि भाई एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पालने के चारों तरफ घर वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, होते हैं। कोई कहता है कि आंखें मेरे पे गई है, कोई कहता है कि बाल मेरे पे गए हैं, कोई कहता है कि मोंडा मेरे पे गया है, नाक मेरे पे गया है। होता कि नहीं होता है? हाँ लक्ष्मी, फिर वही बच्चा होता है बड़ा और फिर घर वाले वही कहते हैं कि नाक रो खा दो ठाने केरे माते की है ना। कोई बात नहीं, अपने यहाँ पर वेरिएशन ही बतानी है, विविधता ही बतानी है कि क्या सीन कैसे रहता है। तो पहले हमने पढ़ा था कि फ्लावर है क्या। फ्लावर मतलब पुष्प। देखना इस स्लाइड को कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब पुष्पीय पादप। अपन घर से निकले और कोचिंग तक आए, जिसके बीच में हमें जितने भी पुष्प वाले यानी फूल वाले और फल वाले पादप दिखे हैं, पेड़ दिखे हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? उन सब को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। हिंदी में बोलेंगे आवर्त बीजी। क्लियर? तो एंजियोस्पर्म का सबसे मेन फीचर, मेन लक्षण क्या है? फ्लावर। अगर पुष्प होगा तभी एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन होगा, अगर पुष्प नहीं होगा तो एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन भी नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, फ्लावर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण कौन है बेटा? मेन कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावर। सेकंड बात करेंगे, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव साइट ऑफ एंजियोस्पर्म। कहने का मतलब आवर्त बीजियों में जो जनन का स्थल रहता है वो कौन रहता है बेटा? वो पुष्प रहता है। पुष्प है तभी सारी चीजें हैं, ऐसा तो है नहीं कि जड़ तना पत्ती जो है वो लैंगिक जनन में भाग ले रहे हैं। थर्ड बात करते हैं, अगर लैंगिक जनन हो रहा है पादपों में तो इसके अंतिम उत्पाद भी कुछ होंगे। पीरा कौन कौन से होंगे बेटा? एक होगा सीड और दूसरा होगा फ्रूट। कहने का मतलब एक तो हो गया बीज और दूसरा हो गया फल। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं कि एक पुष्प जिसकी आकृति छोटी सी रहती है, ठीक है, और लास्ट में वो एक बड़े प्लांट का, बड़े पेड़ का निर्माण कर लेता है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसके अंदर नर और मादा भाग है। एक छोटा सा फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, दोनों मिल करके आगे चल करके नए पेड़ का निर्माण कर रहे हैं, और इसको अपन आश्चर्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ठीक है, इसलिए फ्लावर को हम भ्रूणिकीय और आकारिकीय आश्चर्य कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स। मार्वल्स का तो नाम सुना ही है, देखा होगा, है ना? कौन? आयरन मैन, डेडपुल, स्पाइडरमैन, नाम सुने हैं ना? सुपरमैन, ये सारे मार्वल्स। मार्वल्स का मतलब चमत्कार, आश्चर्य। और लास्ट बात करते हैं, लैंगिक जनन जो है वो उसका मतलब वेरिएशन यानी विविधता तो आएगी, है ना? इनहेरिटेंस तो होगा ही होगा। फिर बात करते हैं कि एक फ्लावर
आपने 12th के अंदर तो लाइन थी कि एक फ्लावर या एक पुष्प होता क्या है, पुष्प किससे बनता है, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी लाइन है, उसको हम बोलते हैं, पुष्प को क्या बोला जाता है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। एक तो होता है जड़ यानी कि मूल शीर्ष विभज्योतक, और एक होता है प्ररोह शीर्ष विभज्योतक। आपने 11th के अंदर जब एनाटॉमी पढ़ी होगी, टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा प्लांट में, तब ये चीज वहां आई थी कि भाई शूट और रूट क्या होता है, जिसको बताया था कि शूट का मतलब श्याम और रूट का मतलब राम, ठीक है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट में क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो शूट में दो चीजें शामिल होती है। ये अपना सॉइल का सरफेस है, सॉइल की सरफेस के नीचे तो रूट हो गई, सॉइल की सरफेस के ऊपर जो चीज होगी वो सारी शूट में आएगी, यानी कि इसके अंदर तना भी होगा और इसके अंदर पर्ण भी होगी, ठीक है। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये एक स्टेटमेंट है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पुष्प एक रूपांतरित है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जड़ होगी, तना होगा, पत्ती होगी, या प्ररोह शब्द लें तो वो भी तना और पत्ती दोनों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर एक तना या एक पर्ण किस प्रकार से पुष्प में बदलेंगे, नाम क्या है बेटा, रूपांतरित प्ररोह है, यानी कि प्ररोह था जो बदल करके क्या बनाएगा, पुष्प बनाएगा। तो प्ररोह का मतलब तना है, पर्ण है, वो बदल करके क्या बनाएगी, पुष्प बनाएगी। तो तने वाला भाग पुष्प में क्या बनाता है और पर्ण वाला भाग पुष्प में क्या बनाता है, हमने ये एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई थी। छोटी सी स्ट्रक्चर का मतलब है ये जो है आपने पढ़ी होगी 11th के अंदर, इस तरीके की संरचना कि सबसे ऊपर शेष विभज्योतक, बीच में अंतर्वेशी विभज्योतक और नीचे साइड में पार्श्व विभज्योतक, नाम सुने, ठीक है। तो ये जो चीज है इसमें ऊपर की तरफ रहते हैं बेटा पर्ण आद्यक, यानी छोटी छोटी पर्णें रहती है, उनके बीच में एक फ्यूचर स्टेम रहता है, फ्यूचर तना रहता है। इस तरीके से बात करें अपन, ये वाली चीज, बीच वाली चीज ये तना रहेगा, इस तने के ऊपर की तरफ पर्णें रहती है, और इन पर्णों में जो तना है, तने के ऊपर छोटे छोटे पर्व और पर्व संधियां पाए जाते हैं। पर्व और पर्व संधियां क्या है, आपने बांस का तना देखा होगा इस तरीके से, है ना, बीच में यहाँ पर आपको ऐसी खाली जगह दिखती है जिसको अपन बोलते हैं पर्व एवं पर्व संधियां। अब ये पर्व और पर्व संधियां क्या है, देखो ये, ठीक है, ये वाली जो चीजें दिख रही है 1 2 3 और 4, इनको हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटा, नोड। नोड का मतलब है कि बीच की जो खांचे हैं उनको हम नोड कहेंगे। यही नोड आगे चल करके क्या बनाएंगे, पुष्प के भाग बनाएंगे। तो ये जो तना है ये वाला, इसमें भी कुछ हार्मोनल और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे। ये तना आगे चल करके क्या बनाएगा बेटा, ये तना आगे चल करके ये वाली चीज बनाएगा, और इस चीज को हम बोलते हैं थैलेमस। और इस चीज को शायद हम कहीं लिख भी चुके हैं, ये देखो पुष्पासन के अंदर जो थैलेमस है वो किसका रूपांतरण है, तने का, ठीक है। और ये पहली वाली लीफ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली वाली लीफ क्या बनाएगी बताओ, बाह्य दल, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स, इसी की इकाई है सेपल। दूसरी वाली लीफ क्या बनाएगी, दल, ये वाली चीज जो कलरफुल पंखुड़ियां हमें एक पुष्प के अंदर देखने को मिलती है, ये दल पुंज बनाती है, या जिसको हम कोरोला बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, उसी को हम पेटल कहेंगे। तीसरी वाली चीज क्या बनाएगी, तीसरी वाली चीज अपने पास में ये जो संरचना दिख रही है ये वाली पुमंग बनाएगी, जिसको अपन इकाई के रूप में पुंकेसर कहते हैं, जिसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है ऊपर की तरफ एंथर, नीचे की तरफ होता है पू तंतु। और उसके बाद में ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो नोड है वो क्या बनाएगी, ये नोड बनाएगी जायांग, जिसके अंदर वर्तिकाग्र, वर्तिका एंड अंडाशय होते हैं। गॉट इट। यानी कि ये जो तना है, तने वाला भाग तो अपने पास में आगे चल करके क्या बना देगा बेटा, तने वाला भाग बना देगा अपने पास में थैलेमस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। और जो पत्तियां थी, मॉडिफाइड लीव्स थी, नोड्स थी, वो क्या बनाएगी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। समझ में आया कि एक प्ररोह, पहले अपन कहते हैं कि प्ररोह में सिर्फ तना शामिल होता है, तना नहीं होता। प्ररोह के अंदर तना और पर्ण दोनों शामिल होते हैं, जिनमें कुछ हार्मोनल और कुछ संरचनात्मक बदलाव होते हैं। जो पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम था, यानी कि प्ररोह शीर्ष विभज्योतक था, अब वो किस में बदल जाएगा बेटा, अब वो पुष्प विभज्योतक में बदल जाएगा।
और एक पूरे फ्लावर का निर्माण करेगा। फ्लावर के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है बेटा? पेडिकल, जिसको अपन पुष्प वृंत बोलते हैं। इस पुष्प वृंत के ऊपर का भाग फूला हुआ होता है, स्वलन होता है, जिसको हम पुष्पा का आसन कहते हैं या पुष्प का आसन कहते हैं, जैसे हम थैलेमस या पुष्पासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बाहर की तरफ ये एक संरचना दिख रही है और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कैलिक्स। एक को बोले तो सेपल कहेंगे, पूरे को बोले तो कैलिक्स कहेंगे। इसके बाहर की तरफ कलरफुल पंखुड़ियां दिख रही है, इन पंखुड़ियों को हम बोलते हैं पेटल या फिर कोरोला। फिर एक ये पतला सा तंतु दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग, ऊपर की तरफ एंथर और नीचे की तरफ पू तंतु। और अंदर की तरफ कौन है? ऊपर की तरफ अंदर है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय। अब ध्यान देने वाली बात है, अंडाशय के अंदर एक गुंबदाकार संरचना पाई जाती है, ये वाली एक है ना सोलन संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से एक छोटी सी संरचना निकलती है और उस छोटी सी संरचना को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं या बीजांड कहते हैं। ये एक पुष्प की संरचना थी। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर के नाम पर ही हम चल रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने फ्लावर्स को भी देखा है। रिप्रोडक्शन पे अभी अपन पहुंचे नहीं है, आगे पहुंचेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। फिर दो टर्म आती है छोटी छोटी, एक तो आती है एंथेसिस और एक आती है फ्लोरिकल्चर। एंथेसिस का मतलब है कि जब एक पुष्प बनता है तो बनते ही वो खिल जाता है। पहले बंद अवस्था में होगा, उसके बाद में वो क्या करेगा? खिलेगा। कमल में होता है ना कि रात के समय वो सिमट जाता है, जैसे ही सुबह होती है उसको सूरजमुखी है, उसको धूप मिलती है तो वो क्या करता है? खिलना स्टार्ट होता है। तो एक बंद कलिका का खिलना क्या कहलाएगा? एंथेसिस। ये टर्म ध्यान रखना। अपने बुक के अंदर ये एंथेसिस नाम नहीं लिख रखा, लेकिन एक छोटी सी लाइन लिख रखी है कि पुष्पीय कलिका खुलती है, और खुलने को हम क्या कहेंगे? एंथेसिस कहेंगे। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड, पुष्पीय कलिका का खुलना क्या कहलाएगा बेटा? फिर एक टर्म जो आपको एक नंबर का क्वेश्चन बता रखा था, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब आपको ये सीधी की सीधी लाइन जो इधर लिख रखी है, एक तो पूछा जाएगा कि पुष्पों की खेती क्या कहलाती है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, या सीधा का सीधा इंग्लिश टर्म कोई दे दे, क्योंकि बाईलैंग्वेज पेपर होगा बेटा, सीयूटी दे रहे हो, सेंट्रल लेवल का है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पूछा जाएगा कि फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी कि खेती करना है ना, कृषि करना किसकी? पुष्पीय पादपों की तो करना ही करना, ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी पादपों की करना। तो सजावटी पादप भी कौन से होंगे? पुष्पी होंगे बेटा, है ना। एक तो खेती करना अपने धान की, अनाज की, चावल की, गेहूं की, बाजरा की, और एक सजावटी पुष्प। घर के अंदर अच्छे अच्छे फूलों वाले पादप लगाओगे या सिर्फ जिसमें हरी पत्तियां दिखे वो लगाओगे? जिसमें पुष्प दिखेंगे, फ्लावर दिखेंगे तभी लगाओगे ना। तो फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है बेटा सजावटी। क्या होता है? अगर ये दोनों चीजें दिख जाए तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? फ्लोरिकल्चर के नाम से उसको हम जानते हैं, ये ध्यान रखना, फ्लोरिकल्चर। एक ग्रुप आप काम करना कि इन बच्चों का एक ग्रुप बनाना, है ना। फॉर्म सबने फिल कर दिया, आज जो बच्चे आए हैं वो सर फॉर्म दे देंगे, इनका ग्रुप बना करके बच्चे लिखते हैं, वो भी ठीक है। फिर इनके ग्रुप में ये जो पीपीटी है जो बोर्ड के ऊपर ये भी डालनी है, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी आए हैं, कुछ लेट आए हैं, और ये वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें नई कुछ भी नहीं है, बस उसी को हम थोड़ा सा चेंज करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने पास में, क्या लिखा हुआ है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। चैप्टर से भी पहले, ठीक है, पहले पूछा नहीं जाता था लेकिन अब पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल उसी हिसाब से आ रहा है ना। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे अपने बोर्ड वाले पेपर में जो 4-4 नंबर के थे, पहले चैप्टर से भी एक बड़ा सवाल दे दिया है ना, और 3 नंबर के पहले चैप्टर से भी दे दिया, और उसके अथवा में अपने मोल बायो से आ गया, और दोनों ही आ गए। तो मोल बायो वाला हमें कोई टेंशन ही नहीं रहा कि भाई करे कि नहीं करे, हमने परागण वाला कर दिया, अपना आंसर सही हो गया, ठीक है। मोल बायो से आया था ना प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन बताओ, ठीक है, जो एक दिन पहले प्री बोर्ड हुआ था उसमें आपको दिया था। अब देखो यहाँ से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव थ्योरी में और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा फर्क रहता है, कि अगर क्वेश्चन ये आ गया कि भाई जो बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, इतने सालों से पढ़ रहे हो, आपने 2 सालों से पढ़ी है,
1964 में सबसे पहले अपनी बायोलॉजी की बुक छपी थी, तो वो किसके नेतृत्व में छपी? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। एक और यहाँ मैं शायद नाम लिखना भूल गया, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि पादप भ्रौणिकी के पिताजी, जनक। हाँ, है ना, पिताजी है बेटा। ओके, एक जगह और आती है जिसको आपने एक नाम सुना है 11th के अंदर, कैथरीन साउ एक है ना। उसके अलावा एक और है जिसको मदर भी बोला जाता है, मदर ऑफ साइटोलॉजी कह दो या मदर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कह दो, नाम याद नहीं आ रहा, बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के बारे में यही चीज़ है कि अपने मारवाड़ी थे, ठीक है, मारवाड़ी मतलब जयपुर के रहने वाले थे, जयपुर में इनका जन्म हुआ था 1904 के अंदर, इनको फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। फिर 1964 में अपनी 12th की जो यानी कि हायर सेकेंडरी की जो बायोलॉजी की पुस्तक छपी थी, वो इन्हीं के गाइडेंस में, इन्हीं के नेतृत्व में ही छपी थी, मतलब इनका बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। और इन्होंने छापी तो पहला चैप्टर खुद के नाम से दे दिया, है ना, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फिर ये 3 काम ध्यान रखना, परागकण संवर्धन किया था, ठीक है। परागकण संवर्धन करने में इन माहेश्वरी के साथ में एक मैडम और थी जिसका नाम था सिप्रा, ठीक है, यस, गुहा करके उनको बोलते हैं, गुहा एंड माहेश्वरी 2 नाम चलते हैं, एक तो गुहा और दूसरा माहेश्वरी। इन्होंने पोलन कल्चर बताया था, ये जो है ना, ये परागकण संवर्धन पोलन कल्चर जो कहते हैं वो गुहा और माहेश्वरी दोनों के द्वारा चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर टेस्ट ट्यूब बेबी है ही, टेस्ट ट्यूब बेबी ह्यूमन के अंदर भी होता है, इन्होंने प्लांट के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी बता दिया। फिर बात करते हैं अंत अंडाशयी संवर्धन, यानी कि अंडाशय के अंदर सीधा संवर्धन कैसे करें, वो भी चीज़ इन्होंने बता दी। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं, अब चैप्टर थोड़ा स्टार्ट होता है कि लैंगिक जनन करवाना है तो हमें चाहिए क्या? लैंगिक जनन करवाना है तो हमें क्या चाहिए? नर युग्मक एवं मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक चाहिए तो वो बनाने भी पड़ेंगे। अगर वो बन भी गए और अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो क्या लैंगिक जनन होगा? पॉसिबल भी नहीं है। उनका आपस में पास में आना भी जरूरी होगा, ठीक है। और अगर पास में आ गए तो जनन होगा, निषेचन होगा, निषेचन के बाद में प्रोडक्ट भी बनेंगे। इसलिए हम पूरे चैप्टर को कितने इवेंट में बांटते हैं? कौन कौन से? पूर्व निषेचन, निषेचन, पश्च निषेचन। ये बेटा जो मैं अभी स्लाइड को रिवाइज करवा रहा हूँ, ये कल परसों की क्लास में हो चुकी है और नई बात नहीं है, वही बता रहा हूँ, ठीक है। यूँ नहीं कि अपन स्लाइड पैटर्न पे चलेंगे, अपन रिटर्न वाले पैटर्न पे चलेंगे, आपको समझाएंगे। ये चीज़ें जो है वो आप थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो गए हो, लेकिन तुम्हारे छूटे नहीं, इसलिए वापस रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। और अभी क्लास जो है अपनी 3.5-4 घंटे चल रही है, फिर उसके बाद में यथावत रूप से 5-6 घंटे जो भी 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स, 2 बायोलॉजी चलेगी उस हिसाब से, ओके। तो कितने इवेंट बेटा? 3। कौन कौन से? पूर्व निषेचन, निषेचन और पश्च निषेचन। पूर्व का मतलब है कि भाई जिस टाइम निषेचन करना है तो निषेचन के लिए हमें चीज़ें भी बनानी पड़ेगी, और वो चीज़ें कौन सी है? सबसे पहला है युग्मकों का निर्माण और फिर युग्मकों का स्थानांतरण, ठीक है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप पश्च निषेचन घटनाओं से क्या समझते हो। थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, किसी एक पश्च निषेचन घटना को समझाओ। और अपने पास में अब ये बन सकता है कि पश्च निषेचन घटना में शामिल है या नहीं है। तो पूर्व निषेचन में कौन कौन आ गया? एक तो हो गया युग्मक जनन और एक हो गया युग्मकों का। युग्मक जनन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक। अभी सर आपको पढ़ा रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis बता रहे थे ना, यानी कि शुक्राणु का निर्माण और अंडे का निर्माण। तो ये किस में आ रहा है? इसी में तो आ रहा है। ये जो चीज़ें बताई है सिर्फ प्लांट के रेफरेंस में नहीं है, जितने भी जीव है जो भी लैंगिक जनन करते हैं उनमें पूर्व निषेचन, निषेचन और पश्च निषेचन घटनाएं तो आएगी। मानव में भी आएगी युग्मक जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। युग्मकों का स्थानांतरण यानी कि स्पर्म जो है वजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक स्विम करता हुआ जाएगा। फिर उनमें भी निषेचन होगा, निषेचन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। बस ये वाली जो फल और फ्रूट है ये ह्यूमन में नहीं बनते।
फल और फ्रूट वाली, जो फल फ्रूट मतलब फ्लावर है, सीड है, फ्रूट है, ये जो है वो प्लांट में बनते हैं। तो पहला युग्मक जनन और युग्मकों का स्थानांतरण। और अवन प्लांट के अंदर, मानव में तो कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, प्लांट में क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन। याद आया? युग्मकों का स्थानांतरण अलग अलग पादपों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एल्गी यानी शैवाल में कैसे होता है? पानी के द्वारा, क्योंकि वो एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में कैसा होता है? पानी से होता है, क्योंकि है तो स्थलीय, लेकिन जनन के लिए किस में जाते हैं? जल में जाते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कैसे होता है? एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशन, या क्या बोलते हैं? परागण। जिम्नोस्पर्म में तो वायु परागण द्वारा होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म बहुत डाइवर्सिफाइड है, विविधतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 mm का फ्लावर भी है और 400 फीट लंबा पेड़ भी है। तो इनके अंदर स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है। स्वपरागण में कितने प्रकार बताए? कौन कौन से? स्वयुग्मन एंड सजात पुष्पी। याद आया? यानी ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। परपरागण में क्या बताया? परपरागण को हमने जीनोगेमी बोला। इनके अनुकूलन पढ़े। परपरागण में वायु परागण आया, कीट परागण आया, पक्षी परागण आया, मानव परागण आया, चमगादड़ परागण आया, है ना। उसके अलावा आपको सर्पेंटोलॉजी सांप द्वारा भी बताया था, है ना। मेलोकोलॉजी यानी कि घोंगे के द्वारा भी बताया था। मिर्मेकोलॉजी यानी कि चींटियों के द्वारा भी बताया था। एलिफेंटोलॉजी यानी कि हाथी के द्वारा भी बताया था। वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेप आता है निषेचन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, और मिलकर के क्या बनेगा? युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होगा। जो कैसा होगा बेटा? एन होगा या 2n होगा? 2n होगा। एक यहाँ पर, चलो युग्मनज आ गया तो यहाँ पर एक टर्म आती है, उसको हम लेते हैं मियोसाइट। बताना क्या होता है मियोसाइट, और एक होता है अर्ध मियोसाइट। इंग्लिश में भी मियोसाइट है और सेमी मियोसाइट है। क्या फर्क है बताओ बेटा? कल 11th का अपने जो एनुअल पेपर था और वहाँ पर एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ मियोसाइट। मियोसाइट क्या? हिंदी में भी यही था। कहते हैं कि भाई आपको हिंदी में पूछा जा सकता है, तो इंग्लिश को हिंदी करके पूछा कि मियोसाइट क्या है। मियो का मतलब, मियो से कोई नाम आ रहा है? मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। साइट का मतलब सेल। तो मियोसाइट उससे कहेंगे बेटा कि एक ऐसी सेल जिसमें मियोसिस होता है। और मियोसिस किस में होगा? द्विगुणित में या अगुणित में? द्विगुणित में ही होगा। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, मतलब गुणसूत्र आधे करने हैं, तो पहले तो डबल होने चाहिए। तो मियोसाइट का मतलब अ सेल विच अंडरगोज मियोसिस, एक ऐसी सेल, एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर मियोसिस होता है, वो क्या कहलाती है? मियोसाइट कहलाती है। यानी कि जो पहले कैसी होगी? द्विगुणित होगी। ये टर्म मैं बेटा यहां ऐड कर लेता हूं। किसको? तो ग्रुप बंद कर दो। कैन तपे हनन किसको? लक्ष्मी तेरे को तप रहे रे हनन कर आनी चीज बेटा सुबह सुबह है। चलो देखो मियोसाइट लिख रहा हूं मैं। कैसी सेल? एक द्विगुणित कोशिका। कैसी कोशिका? द्विगुणित कोशिका, जिसमें क्या होगा? जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, बोलो, मियोसिस होता है। क्या कहलाएगी बेटा? मियोसाइट कहलाएगी। मियोसाइट, अ सेल विच अंडरगोज मियोसिस। ओके, या अर्धसूत्री विभाजन बोलो, क्या होगी? मियोसाइट होगी। टर्म ध्यान रखना, ठीक है। ये 6 स्लाइड है, ज्यादा नहीं है। फिर अपने पास में पश्च निषेचन घटना, और पश्च निषेचन का मतलब होता है कि जिसके अंदर निषेचन के बाद की घटना है। युग्मनज बन गया। सेमी मियोसाइट का मतलब होता है जो हैप्लॉइड सेल है। ये तो हो गई डिप्लॉइड। मियोसाइट जो हैप्लॉइड सेल है, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा, ठीक है। आगे देखो, जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट के बाद में क्या बनेगा? एक तो अपने पास में बनेगा एम्ब्रियो, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा
इन सब को अपन डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब हमने बात की कि जो फ्लावर है उस फ्लावर के कितने भाग होते हैं, बताओ, आपके सामने ही है। फ्लावर के कितने भाग है? 2 भाग है। कौन कौन से हैं? हाँ, एक तो हो गया सहायक अंग और दूसरा हो गया जनन अंग। सहायक अंग एंड जनन अंग। सहायक अंग का मतलब जो जनन में तो भाग नहीं लेते, लेकिन वो क्या करेंगे, जनन करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, परागण जो होगा ना, तो उसके लिए आवश्यकता किसकी होगी? पराग कणों की। यानी कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक लाने के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए, तो वहां सहायक होते हैं ये, और जनन अंग जो मेल और फीमेल पार्ट है। सहायक के अंदर 2 चीजें आती, एक आता है कैलिक्स, दूसरा आता है कोरोला। कैलिक्स का मतलब बाह्य दल। अगर इसकी इकाई देखें तो इकाई अपने पास में बेटा क्या होती है? इकाई अपने पास में होती है सेपल। क्या होती है बेटा? सेपल, ये। और कोरोला की इकाई देखें तो यहां पर जो फंक्शन पूछे जाते हैं बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जो सेपल है वो क्या काम करते हैं। सबसे आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर की छोटी सी स्ट्रक्चर रहती है ना, जिसको अपन पेंट कहते हैं कि फ्लावर की पेंट कौन सी, नीचे डंठल भी ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेपल। और सेपल जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर बात करते हैं कोरोला। कोरोला क्या करेगा? कलरफुल पंखुड़ियां रहती है, इनको हम बोलेंगे ये तो रहते हैं कलरलेस। ये कैसे रहते हैं बेटा? कलरलेस, या कलरलेस भी ना कह के इनको हम ग्रीन बोल देते हैं। ये हमेशा कैसे रहेंगे बेटा? ऑलवेज ग्रीन, हमेशा ग्रीन रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। ये कैसे रहते हैं? ये कलर्ड रहते हैं। कलर्ड का मतलब समझते हो? रंगीन, रंगीन और रंगहीन। रंगीन, धोले, पीले, राते, काले, भूरे, चमकीले, सांवले, जैसे भी हो सकते हैं ये होंगे, ठीक है। इसी से ही क्या होते हैं? अट्रैक्ट। कौन? पोलिनेटर, यानी परागणक जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन करते हैं। मेन भाग अपने ये है। मेन भाग कौन से है? एक तो अपने पास में है एंड्रोशियम, दूसरा है गाइनोशियम। इनको अपन बोलते हैं जायांग, इनको हम बोलते हैं मक। इनकी इकाई क्या हो जाएगी बेटा? इनकी इकाई हो जाएगी मूंगे सर। इनकी इकाई हो जाएगी, इनकी इकाई हो जाएगी कार्पेल, या जिसको अपन अंडप बोलते हैं। 3 टर्म आती है, एक आती है गाइनोशियम, एक आती है पिस्टिल, एक आती है कार्पल। तीनों क्या फर्क है वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। अब बात करते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है बेटा? मेल पार्ट है। मेल पार्ट का मतलब नर भाग है, और नर भाग है तो ये किसमें? जनन में भाग लेगा, और जनन में भाग लेकर के नर युग्मकों का निर्माण करेगा, और उसको अपन बोलते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट का मतलब होता है मादा भाग, और मादा भाग ऐसा होगा जो अंड कोशिका का निर्माण करेगा, फीमेल गैमेट का निर्माण करेगा। मेल जो होगा उसके 2 भाग है, एक एंथर है और एक अपने पास में क्या है बेटा? पूतंतु है। और फीमेल की बात करते हैं, इसके अंदर कौन है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल। चैप्टर जब स्टार्ट किया है तो पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू बनाया, जो आपको पहले भी बताया था। ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। यहां तक जो चीज है, ये यहां तक ये आपके आती है पूर्व निषेचन घटनाओं में, युग्मक जनन में। दूसरी वाली चीज है यहां तक, ये आपके आती है युग्मकों के स्थानांतरण में। फिर आ गई तीसरी चरण, इसको अपन बोलेंगे निषेचन घटनाएं, और इसको अपन बोलेंगे निषेचन घटनाओं के बाद में लास्ट में कौन? पश्च निषेचन घटनाएं, जिसके अंदर किसका निर्माण किया था हमने? भ्रूण का निर्माण किया था, भ्रूणपोष का निर्माण किया था, बीज का निर्माण किया था और फल का निर्माण किया था। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि एक फ्लावर या एक पुष्प जो है, अगर उसके अंदर हमें पूर्व निषेचन घटनाएं करवानी है तो फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट को हमें देखना होगा। मेल पार्ट कौन सा? पुंकेसर। फीमेल पार्ट कौन सा? स्त्रीकेसर। पुंकेसर के कितने भाग? पुमंग एवं
पूतंतु। कैसे? ऊपर वाली संरचना इस तरीके से बताए हम कि अगर आप समझो कि भाई दो पेन को लें, एक ये पेन है और एक ये दूसरा पेन है, अगर इस तरीके से देखें, हमने क्या देखा कि भाई पुंकेसर इस तरीके से बनते हैं, ये एक भाग, ये दूसरा भाग और नीचे ये पूतंतु, एक ये वाला भाग, ये दूसरा वाला भाग, ठीक है। ऐसे ही पीछे दो और होंगे जिसको अपन चतुर लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। अगर इसको ऐसे देखें तो उस तरीके का हम यहां से कट करके ये वाला जो है ना इसको ओपन करके फिर हम इस भाग को देखेंगे। कैसे? देखना बेटा, ये ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, एक तो ये भाग है ये वाला, और दूसरा ये भाग है। एक ये भाग हो गया, दूसरा ये भाग हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? लोब। क्या कहते हैं? लोब। ऊपर वाले भाग की बात कर रहा हूं। इस लोब के अंदर ही एक भाग की बात करें तो एक अपने पास में ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो एक एंथर के अंदर समझना बेटा, एक एंथर में कितने लोब? ये एक लोब और ये दूसरा लोब। ये जो तीन टर्म अभी बता रहा हूं इसको समझना। एक एंथर के अंदर कितने लोब? यानी कि इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे फर्स्ट टर्म, है ना। छोटी सी एक बीच में लाइन घुसा रखी है, यहां से क्वेश्चन सीधा आता है। फिर बात करते हैं, एक ये पूरा लोब है, एक ये पूरा एंथर है, एंथर के अंदर लोब कितने? एक लोब और दूसरा लोब। एक लोब की बात करें, इस वाले टर्म को, ये जो लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं बेटा? ये थीका। ये एक थीका, ये दूसरा थीका, ये तीसरा और ये चौथा। तो बताओ एक लोब के अंदर थीका कितने? तो ये क्या हो गया? डायथीकस। तो बाई लोब्ड भी होता है, डायथीकस भी होता है। ये सिर्फ बात हो रही है एक के रेफरेंस में। पूरे एंथर की बात की तो उसमें दो लोब, एक लोब की बात की तो उसमें थीका कितने? दो थीका। अब वापस मैं आता हूं एंथर पे, ये एंथर, ये जो एक थीका है ये वाला, इस थीका के अंदर एक कॉर्नर पर एक, दूसरे कॉर्नर पर भी एक, तीसरे कॉर्नर पर भी एक, चौथे कॉर्नर पर भी एक, इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं बेटा? लघु बीजाणु। और इस लघु बीजाणुधानी को ही हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, या एक और नाम बोलूं इसको, पोलन सेक या पराग। तो एक लोब के अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया? दोनों लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया? दोनों लोब का मतलब पूरा का पूरा एक एंथर, एंथर का मतलब जिसको अपन पोमंग बोलेंगे। इस एक एंथर के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानियां? इसलिए इसको बोलते हैं चतुर लघु बीजाणुधानी, टेट्रा माइक्रो स्पोरेंजिएट। गॉट इट? तीन टर्म। अपने इस संडे को एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे, जो अब तक पढ़ा है सैटरडे तक जो भी पढ़ा जाएगा, है ना। वैसे भी कम ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हम ज़्यादा जा ही नहीं रहे हैं। तो सैटरडे तक जो भी पढ़ेंगे संडे को उसका टेस्ट होगा। अभी बता दूं, ये वाला क्वेश्चन मैं दूंगा।
तो बताओ, एक पूरा एंथर, इस पूरे एंथर के अंदर कितने लोब? एक लोब, दूसरा लोब, यानी कि क्या हो गया? लोब की बात करें तो कितने? 2। थीका की बात करें तो भी कितने? और लघु बीजाणुधानी की बात करें तो कितने? किस रेफरेंस में है? ये एंथर के रेफरेंस में, ये भी एंथर के रेफरेंस में, ये किस रेफरेंस में है? तो एक एंथर में कितने लोब? एक लोब में कितनी थीका? और एक एंथर में कितनी लघु बीजाणुधानियां? याद रह जाएगा। क्वेश्चन सुन लो कि एक परिपक्व एंथर के अंदर, या एक परिपक्व एंथर होता है, नीचे ऑप्शन होंगे, 3 ही होंगे ऑप्शन, बाइलोब्ड मतलब कि लोब्ड, थीकस और माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे होगा 2 1 1 या फिर 2 2 4, ठीक है, 2 1 3 या 1 2 3, ऐसे करके जो भी ऑप्शन देंगे। लेकिन ये है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर होगा बेटा? 2 2 2 में लोब, 2 में थीका, 4 में माइक्रोस्पोरेंजिया। याद रह जाएगा। क्वेश्चन आता है बेटा बार बार, इसीलिए इस पे जोर दे रहा हूं। तो अपने पास में ये वाली चीज है पुमंग और पूतंतु। पुमंग के अंदर चारों कॉर्नर पर कौन है बेटा? परागकोश है। और इस परागकोश के अंदर कौन पाई जाती है? इस परागकोश के अंदर पाई जाती है बहुत सारी स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणुजन उत्तक, जो आगे चल करके बनती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये हो गई अपने पास में लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका इधर बनी। सेम बात करें फीमेल की, फीमेल के अंदर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, जिसके अंदर होगी लघु बीजाणुधानी, जिसको हम बीजांड बोलते हैं। बीजांड के अंदर क्या बनेगी? बहुत सारे बीजाणुजन उत्तक होते हैं, जो आगे चल करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगे। ये भी मात्र कोशिका, ये भी मात्र कोशिका, ठीक है। इनमें क्या होगा? मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेगा? लघु बीजाणु, उधर क्या बनेगा? ये कैसी? द्विगुणित या अगुणित? मात्र कोशिका कैसी? द्विगुणित या अगुणित? द्विगुणित। तो अर्धसूत्री विभाजन से जो लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बनेंगे वो कैसे? अगुणित। अगुणित के बाद में बात करें, लघु बीजाणु जो है वो आगे चल करके किसका निर्माण करेगा? पूरी एक प्रोसेस है जिसको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ये चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे? परागकण का निर्माण करेंगे, ठीक है। और परागकण के अंदर कौन होंगे? इस तरीके की संरचना अपन ने बनाई थी, 2 नर युग्मक होंगे। उधर की बात करें गुरु बीजाणु से क्या बनेगा? भ्रूण कोश बनेगा। भ्रूण कोश को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और इसके अंदर कौन होते हैं? ये वाली संरचना, एक होती है अंड कोशिका और 2 होती है सहाय कोशिका। ऊपर की तरफ कौन? प्रतिमुखी कोशिका। और बीच में कौन? 2n सेंट्रल केंद्रक या 2n सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है। यानी कि एक तो अपने काम की अंड कोशिका और दूसरा क्या है? द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। एक नर युग्मक तो किससे मिलेगा? अंड कोशिका से। दूसरा नर युग्मक किससे मिलेगा? द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका से। ये मिलने से पहले अपन ने युग्मक जनन करवा लिया, अब युग्मकों का स्थानांतरण करवाओ। युग्मकों का स्थानांतरण करवाएंगे तो उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं परागण। कितने प्रकार का? स्व एंड स्व। कितने प्रकार का? कौन कौन सा? स्वयुग्मन और सजात पुष्पी, ठीक है। पर परागण भी आगे अनुकूलन वगैरह देखेंगे। फिर घटना आती है निषेचन घटना, यहां से लेकर के यहां तक। निषेचन 2 प्रकार का, एक होता है द्विनिषेचन मतलब सत्य निषेचन, और दूसरा होता है त्रिक संलयन। सत्य निषेचन का मतलब एक नर युग्मक किससे मिलेगा? एक नर युग्मक किससे मिलेगा? इसको हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी या सत्य निषेचन, जिससे किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। दूसरा नर युग्मक किससे मिलेगा? द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक से। और द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक से मिलना मतलब एक नर युग्मक और दूसरा द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक। टोटल मिलाकर के कितने केंद्रक? 3। एक तो ये मैंने सेकंड लिखा है बेटा, 2 नहीं लिखा। सेकंड मतलब दूसरा नर युग्मक। दूसरा नर युग्मक किससे मिलेगा? ध्रुवीय कोशिका से, जिससे अपने पास में 3 चीजें होगी। 3 होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिक संलयन। और इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहीं पर अपने स्टार्ट हो जाती है पश्च निषेचन घटना। और पश्च निषेचन घटना में एक तो बन जाएगा भ्रूण, एक बन जाएगा भ्रूणपोष। फिर जैसे ये बनेंगे यानी कि अपना बीजांड भी क्या हो गया बेटा? निषेचित हो गया। और अंडा से भी क्या हो गया बेटा? निषेचित हो गया। निषेचित का मतलब बीजांड से क्या बन जाएगा? बीज बन जाएगा। अंडाशय से क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। और ये अपने पास में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। और इसी को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एक परागकोश से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनेंगे, यहाँ से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। तो
सबसे पहले इसके बाद में अपने पास में एक हेडिंग आती है, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। चलो 1 मिनट, इस वाली स्लाइड को हम कर देते हैं कट और इसके बाद में अपन ले लेते हैं नई स्लाइड। ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का मतलब अपने पास में ये वाली संरचना बेटा, ये ऊपर की तरफ कौन है, एंथर, नीचे की तरफ कौन है, यहां एंथर ना लेकर के मैं ले लेता हूं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, पुंकेसर की संरचना। यही संरचना है, ऊपर की तरफ एंथर, नीचे की तरफ पू तंतु। इसको तो मैं बोलूं बेटा, इसको तो बोलूं मैं, इसको बोलूं, अब समझना, ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का कौन सा भाग किससे जुड़ा रहता है? फिलामेंट का नीचे वाला भाग किससे जुड़ेगा, या थैलेमस या पुष्पासन तो बोलेंगे, और किससे जुड़ा होता है? आपने एक फैमिली पढ़ी होगी सोलेनेसी, धतूरा देखा, धतूरे का पुष्प देखा, एक लंबा सा व्हाइट कलर का पुष्प, उसको अगर अपन खोलते हैं तो नीचे से जो ये पुंकेसर है वो उस पेटल से, जिसको अपन कलरफुल पंखुड़ियां कहते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये वाला जो सिरा है, इस सिरे को, जो पूतंतु का ये जो सिरा है, इस सिरे को हम बोलते हैं पैरोक्सिमल सिरा। क्या बोलते हैं? पैरोक्सिमल एंड। पैरोक्सिमल का मतलब होता है समीपस्थ सिरा, पास में, पी से पैरोक्सिमल, पी से पास में, समीपस्थ सिरा। ये अपने एनसीईआरटी की लाइन है। समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा रहता है बेटा? थैलेमस से। या तो थैलेमस से जुड़ा रहेगा या किससे जुड़ा रहेगा? अपने पास में पुष्प व्रंत से, या पुष्प व्रंत भी नहीं हो तो आपने किससे जुड़ा रहेगा? पेटल से। पेटल का मतलब अपने पास में जो दलपुंज है उनसे जुड़ा रहेगा। तो सीधी की सीधी लाइन है कि पूतंतु का समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा रहता है? पुष्पासन से, या पुष्पव्रंत से, या पेटल से। मोस्टली दो ध्यान रखने हैं, एक तो पेटल ध्यान रखना है और एक थैलेमस ध्यान रखना है। समझ में आया बेटा? ये पैरोक्सिमल हो गया, ये पी सिरा हो गया। तो दूसरा वाला सिरा क्या कहलाएगा बेटा? इसको बोलेंगे डिस्टल एंड, दूरस्थ सिरा। डिस्टल एंड, दूरस्थ सिरा। और दूरस्थ सिरा किससे जुड़ा रहता है बेटा? एंथर से। ठीक है, और ऊपर की तरफ अपने पास में एंथर है ही। एंथर, जैसे कि ये ऊपर वाला एंथर है, पीछे से पाइप है, नीचे पूतंतु है, तो पूतंतु से किसी ना किसी जगह से तो जुड़ा रहेगा। जैसे ये फ्लावर है, ऊपर वाला कलर ये एंथर है, ये पीछे पूतंतु है, कहीं ना कहीं तो जुड़ा रहेगा। और जहां से जुड़ा रहता है उसको मैं ये यहां की बात कर लूं, ये बात कर लूं यहां पर, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा? कनेक्टिव टिश्यू, या फिर जिसको कहते हैं संयोजी उत्तक। ठीक है, ये एक छोटी सी संरचना है जो पुंकेसर के बारे में है। इससे पहले हमने जो भी डिटेल में स्ट्रक्चर बनाई थी, बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, या फिर टेट्रास्पोरेंजिएट है, इसी एंथर को हम खोलेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कब पढ़ेंगे? ठीक है, ये अगर आप हेडिंग लगा कर बनाना चाहो तो बना दो, वरना ग्रुप के अंदर ये आपके भेज देंगे। और जो गुरु कहाँ सेव करते हो? पेन ड्राइव में।